नमस्कार साथियों, अध्ययन लक्ष्य में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट का दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं डे 2 में, और ये है स्थल मंडल। स्थल मंडल के बारे में आज हम जानेंगे, पृथ्वी के स्थल मंडल के बारे में, और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवन का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। तो साथियों, यह वीडियो लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पता चल सके पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, वहाँ जीवन का डेवलपमेंट कैसे हुआ और स्थल मंडल क्या है। तो आज हम डे 2 में स्पेशल क्लास नोट्स में पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति और जीवन का विकास कैसे हुआ। इससे पिछले क्लास डे 1 में हमने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी और पूरा सोलर सिस्टम पढ़ा था हमने। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक पृथ्वी की उत्पत्ति एवं जीवन का विकास है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिग बैंग के पश्चात गैसीय बादलों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैसीय क्रोड का निर्माण हुआ। इस गैसीय क्रोड के चारों ओर गैस और धूल का एक बड़ा घूर्ण डिस्क विकसित होने लगा था। जो गैसीय क्रोड है उसके चारों तरफ गैस का और डस्ट का एक बड़ा मूविंग डिस्क, यानी कि राउंड कह सकते हैं, उसका डेवलपमेंट होने लगा था, विकसित होने लगा था। समय के साथ गैस बादल गैसीय क्रोड के आसपास घनीभूत होने लगता है और कोरों के चारों ओर छोटी छोटी ग्रहणुओं में विकसित होने लगा। यानी घनीभूत का मतलब बहुत डेंस होने लगा, यानी कि उसकी जो है हर पार्टिकल पास पास होने लगा, उसकी डेंसिटी बढ़ गई, चारों ओर छोटे छोटे ग्रहणुओं में विकसित होने लगा। सामंजस्य की प्रक्रिया से ये छोटे छोटे ग्रहणु टकराव और गुरुत्वाकर्षण के कारण बड़े निकाय में बदल गए। यानी कि छोटे छोटे जो पार्टिकल थे वो आपस में टकराने लगे और ग्रेविटी के कारण वो एक बड़े निकाय, यानी कि एक बहुत बड़े पिंड के रूप में बदलने लगे। इस प्रक्रिया से पृथ्वी सहित सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी सहित दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे घने एवं हल्के पदार्थ के मिश्रण से बने हुए हैं। यानी कि इस प्रक्रिया से पृथ्वी सहित और सभी ग्रह निर्माण हुए। यानी कि ये जो है प्रोसेस है वो अपना पृथ्वी का ही नहीं, और भी काफ़ी जो ग्रह थे उनका भी निर्माण इसी प्रोसेस से हुआ है। अब स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी अपने आदिकाल के दौरान ज्यादातर अस्थिर स्थिति में थी। अस्थिर स्थिति मतलब ये जो घूमती रहती थी, यानी कि अभी भी घूमती है अपने एक्सिस पर 33.5 डिग्री के अपने एक्सिस पर घूमती रहती है और मूविंग भी चारों तरफ करती है। पृथ्वी अपने आदिकाल के दौरान ज़्यादातर अस्थिर स्थिति में थी और गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठा हुए पदार्थों एवं घनत्व के कारण ऊष्मा अधिक बढ़ी और अंदर का तापमान बढ़ा। यानी कि उसका जो है पदार्थों की डेंसिटी बढ़ने के कारण उसकी जो है ऊष्मा अधिक बढ़ गई और अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ गया। उत्पन्न ताप के कारण पदार्थ गलने लगे, यानी कि आपस में गलने लगे, मेल्ट होने लगे, और घनत्व के आधार पर हल्की और भारी सामग्री अलग अलग होने लगी। यानी कि जो अलग हल्की वस्तुएं थीं वो अलग होने लगी और भारी वस्तुएं थीं वो अलग होने लगी। यानी कि एक थर्माकोल और लोहे का अगर बाउल लें, थर्माकोल का बाउल लें और एक लोहे का बाउल लें, अगर इसको जो है अगर इसको मूविंग अगर हो तो ये थर्माकोल का
बॉल अलग जाएगा और लोहे का बॉल अलग जाएगा, यानी कि अलग अलग आपस में डेंसिटी के हिसाब से और वेट के हिसाब से अलग अलग होने लगती हैं वस्तुएं। वही अब यहाँ पर हुआ था। इससे पहले सामग्री लोहे की तरह पृथ्वी के केंद्र की ओर और हल्की सामग्री पृथ्वी की सतह की ओर इकट्ठा होने लगी। अब देखिए लोहे यानी कि हमारी क्रोड में, यानी पृथ्वी की क्रोड में क्या है, लोहा ज़्यादा है, और जो भारी चीज़ें होती है वो केंद्र में होने लगी और हल्की चीज़ है वो बाहरी तरफ होने लगी, पृथ्वी की बाहरी सतह की तरफ होने लगी। समय बीतने के साथ यह ठंडा हो गया और एक छोटे आकार में संघनित होकर जम गया। और ये जो है ये ग्रह समय बीतते छोटे आकार में संघनित होकर जम गया। फलस्वरूप एक क्रस्ट के रूप में बाहरी सतह का विकास हुआ। इस अवस्था में पृथ्वी एक बंजर चट्टानी और काफी गर्म पिंड के रूप में थी। क्रस्ट का मतलब क्या होता है, बाहरी सतह, ऊपर यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह, यानी जिसमें हम लोग रह रहे होते हैं, जिसे लेयर पर, वो क्या है, क्रस्ट है, के रूप में बाहरी सतह का विकास हुआ। और इस अवस्था में पृथ्वी एक बंजर चट्टानी और काफी गर्म पिंड के रूप में थी। इसके साथ ही शुरू में हाइड्रोजन और हीलियम का पतला वातावरण विद्यमान था, यानी कि जो गैसेस थी वो हाइड्रोजन और हीलियम की एक पतली लेयर थी, किसमें, एटमॉस्फेयर में। विभेदीकरण की दूसरी प्रक्रिया चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान हुई। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान विशाल संघट्ट हुआ, यानी कि जब मून की उत्पत्ति हो रही थी तब एक क्या हुआ, एक विशाल टकराव हुआ, संघट्ट आपस में टकरा गया, जिसके कारण पृथ्वी पुनः गर्म हो गई और गर्म हो गई, और तापमान और घूर्णन गति और गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रेविटी कहते हैं, इसके सम्मिलित प्रभाव से पृथ्वी की भूपट्टी से कोर तक सामग्री का पुनः संयोजन हुआ, यानी कि क्रोट से मतलब क्या, यानी कि जो ऊपरी सतह से भूपट्टी से कोर तक, यानी कि बिल्कुल कोर, यानी कि एक अगर बॉल लेंगे, ठोस बॉल, यानी कि अगर लोहे की अगर ठोस बॉल लें जिसमें बिल्कुल केंद्र का भाग और बाहरी सतह, बाहरी सतह क्या हो गई, भूपट्टी यानी क्रस्ट, और कोर क्या हो गई, बिल्कुल जो केंद्र है, यानी कि सेंटर है बॉल का बिल्कुल अंदर तक जाकर, तो वो होती है कोर। और इसमें क्या है, सामग्री का पुनः संयोजन हुआ, यानी कि जो भी इसमें वस्तुएं थी उनका जो है पुनः संयोजन हुआ। संयोजन मतलब दोबारा से वो मिलकर बनी, संयोजन। वायुमंडल और जल मंडल का विकास कैसे हुआ। अब यहाँ पर आती है, हमने स्थल मंडल की बात कर ली, अब इसमें क्या, वायुमंडल और जल मंडल का कैसे डेवलपमेंट हुआ पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी पर वर्तमान वायुमंडल विकास की 3 अवस्थाओं से होकर गुजरा है। पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उसका डेवलपमेंट 3 अवस्थाओं से होकर गुजरा है। क्या क्या हैं ये 3 अवस्थाएं। एक, आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास, यानी कि डेप्रिसिएशन हुआ, यानी कम हुई हैं, यानी कि बहुत ही पुराने कालों से वायुमंडल में जो गैसें थीं उनका जो है ह्रास हुआ, यानी कि बहुत कमी हुई है, उनकी क्षति हुई है। और दूसरा क्या है, पृथ्वी के भीतर से भाप एवं जल वाष्प का निकलना और वायुमंडल का विकास होना। अब जैसे पृथ्वी से भाप और जल वाष्प, यानी कि जो समुद्र है, अब जैसे अब मान लें कि समुद्र है, समुद्र में धूप पड़ती है, वहाँ से क्या है, बाष्पोत्सर्जन होता है, और वो क्या है, वातावरण में जाता है, और इससे क्या है, वातावरण का विकास होता है, वही प्रोसेस है। अब तीसरा प्रोसेस क्या है, प्रकाश संश्लेषण एवं वायुमंडल की संरचना में संशोधन। प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ाई होगा,
शुरू से ही पढ़ा होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो है अपना पौधे जो है क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, वही प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही है यहाँ पर। एक अब इसको हम डिटेल में जानेंगे क्या है। आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का हास्य क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। नंबर 1, प्रारंभिक वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम की अधिकता थी, यानी कि जो गैसेस थी वायुमंडल में स्टार्टिंग स्टेज में वायु, और कौन कौन सी थी इसमें, हाइड्रोजन और हीलियम की परसेंटेज ज़्यादा थी। सौर पवन के प्रबल प्रभाव के कारण पृथ्वी से हाइड्रोजन एवं हीलियम की मात्रा कमी हो गई, यानी कि सौर पवन यानी कि जो गर्म हवाएं, यानी कि और टेम्परेचर भी, यानी कि सूरज का ताप भी बहुत पड़ा है और गर्म हवाएं भी चल रही हैं, उसके प्रबल यानी कि बहुत इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, यानी तीव्रता इसकी बहुत ज़्यादा थी। उसके प्रभाव से हीलियम और हाइड्रोजन गैस है उसकी मात्रा में परसेंटेज में कमी हो गई। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ। पार्थिव का मतलब यानी कि जो जीवित नहीं, जिसमें जहाँ जीवन नहीं है, जिस ग्रह पर जीवन नहीं है वो है पार्थिव। तो पार्थिव ग्रह पर क्या हुआ जैसे पृथ्वी पर हो गया वैसे ही अन्य ग्रह पे भी हुआ, अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से और सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। दो ही काम हुए, या तो वायुमंडल दूर चला गया या फिर बिल्कुल एटमॉस्फेयर है ही नहीं कहीं कहीं पर, कहीं दूसरे ग्रहों में, और अपने में क्या है, दूर है एटमॉस्फेयर अपनी पृथ्वी पर। अब दूसरा क्या है, जो वायुमंडल और जलमंडल में विकास का कारण क्या है, देखो। नंबर 2, पृथ्वी के भीतर से भाप एवं जलवाष्प का निकलना एवं वायुमंडल का विकास। क्या है, पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी में अंदरूनी भाग में बहुत सी गैसें एवं जलवाष्प बाहर निकली। अब क्या है, विभेदन यानी कि आपस में टकराव कई वस्तुओं का, ठीक है, और पृथ्वी बार बार ठंडी हो गई, जैसे हिमालय क्षेत्र है या फिर हमारा साउथ पोल, यानी कि पृथ्वी का साउथ पोल और नॉर्थ पोल, आर्कटिक और अंटार्कटिक जो हमारा सी है उसके आसपास का क्षेत्र, तो क्या है, साउथ पोल नॉर्थ पोल है, तो वहाँ पर पृथ्वी क्या ठंडी रहती है। तो वही प्रोसेस ऐसे मानकर चलें कि पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले। आरंभ में वायुमंडल में वाष्प नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। क्या है, यानी कि स्टार्टिंग स्टेज में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी, यानी कि ये गैसें थी ही नहीं। गैस उत्सर्जन डीगैसिंग की प्रक्रिया से पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आईं। इसके साथ ही लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगी। अब क्या हुआ, जगह जगह पे ज्वालामुखी का विस्फोट होने लगा, और क्या है, विस्फोट होने का वायुमंडल में जलवाष्प और गैसें, वायुमंडल से वो ज्वालामुखी से काफ़ी गैसें निकलती हैं, लावा निकलता है, और जो अंदर पानी होता है वो भी आता है, वो जल वाष्प बन के ऊपर आता है। उसके बारे में बात हो रही, विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प और गैसें बढ़ने लगी। ये क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, वायुमंडल की विकास की बात हो रही है। अब क्या है, पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हुआ और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई।
अब क्या हुआ, वर्षा का जो जल था, कार्बन और वर्षा का जल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा होने लगी, वो घुलने लगी और तापमान में अधिक गिरावट आ गई। इसके फलस्वरूप अधिक संघनन और अत्यधिक वर्षा हुई। इससे क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड अगर तापमान वायुमंडल में ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के पानी में अगर घुल जाए तो क्या है, उसमें क्या है, ठंडक आ जाती है और इससे संघनन की प्रक्रिया से वर्षा होने लगती है। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा। गर्तों का मतलब ये क्या है, मरियाना गर्त, जैसे कि पैसिफिक सी यानी कि प्रशांत महासागर, उसमें मरियाना गर्त है, वो सबसे गहरी गर्त है पूरे विश्व की। तो ऐसे ही कई गर्तें हैं, कई महासागरों में गर्तें हैं, जैसे अरेबियन सी है या फिर बे ऑफ बंगाल है, और काफ़ी ऐसे सी हैं जो हमारे, उनमें क्या है, गर्तें हैं, ये काफ़ी गहराई है, उनको कहा जाता है गर्तें। पृथ्वी के धरातल में वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने, और पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के पश्चात बने। यानी कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी उसके 50 करोड़ साल के बाद ही महासागर बने हैं, अर्थात महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। अब क्या है, थर्ड क्या है प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण एवं वायुमंडल की संरचना में संशोधन। लगभग 380 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन का विकास आरंभ हुआ। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई। इसमें इन्होंने ये बताया लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन का विकास आरंभ हुआ। जीवन का मतलब जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इनकी उत्पत्ति हुई, वहाँ जीवन हुआ, वहाँ सर्वाइव कर रहा है, सर्वाइवल है, पृथ्वी पर सर्वाइवल है, यानी कि वो जी सकता है, कोई भी जीव है, तो उससे क्या, जीवन की उत्पत्ति वहाँ से स्टार्ट हुई। और यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई। अब क्या कह सकते हैं, 250 से 300 करोड़, यानी कि इससे पहले क्या वनस्पतियाँ थीं, छोटी छोटी घास थी और ये थी, तभी से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा, यानी कि मछलियाँ वगैरह या केकड़े, वो क्या है, लंबे समय तक केवल महासागरों तक ही सीमित रहा, यानी कि समुद्र में ही जीवन पाया जाता था, स्थल मंडल पे नहीं पाया जाता, जल मंडल पे पाया जाता था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा महासागरों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ोतरी हुई। ऑक्सीजन महासागरों में क्या है, ऑक्सीजन होती है, H2O क्या है, O, यानी कि O क्या है, ऑक्सीजन है उसमें, पानी में, तो वही कि ऑक्सीजन की मात्रा की बढ़ोतरी होने लगी महासागरों में। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन में संतृप्त हो गए, धीरे धीरे वेपोराइजेशन हुआ, फिर इसके बाद जल वाष्प बनी, तो वो क्या है, जब जल वाष्प बनती है तो क्या है, वायु में ऑक्सीजन घुल जाती है, तो वही क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत, धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन में संतृप्त हो गए और इसके पश्चात वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी। समझ गए, तो ये क्या है, धीरे धीरे बढ़ने लगी, वही मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए जीवन का विकास कैसे हुआ। जीवन का विकास ऐसे हुआ, पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। अब क्या था इसमें, अब समझने वाली क्या था, पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था, यानी कि पहले गैसें ऐसी थी जिसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज ही नहीं थी एटमॉस्फेयर में,
तो क्या है, वहाँ जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वहाँ जीवन नहीं होगा, यानी कि वो जी नहीं सकेगा। तो ऐसा ही इन्होंने कहा है, पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। पृथ्वी की उत्पत्ति का विवरण अज्ञात है, इसका कोई पता नहीं है अभी तक कि जीवन, यानी कि जीवन की उत्पत्ति कब हुई पृथ्वी पर, इसका कोई कहीं नहीं लिखा है, रिकॉर्ड नहीं है कहीं भी। लेकिन जीवन की उत्पत्ति को लेकर दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। एक यह सुझाव देती है कि जैविक घटक अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आए। जैविक घटक का मतलब आप ऐसे समझे जैसे कोई खाद है, खाद को अगर हम डाल दें, गोबर को अगर डाल दें लंबे समय तक, तो उसमें क्या है, कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्या है, वो जो कीड़े बन जाते हैं तो उसमें क्या है, एक छोटे छोटे कीड़े, वो जैविक घटक हैं, उनसे जैविक घटक यानी कि उसको उत्पन्न हो जाते हैं वो कीड़े, तो उससे क्या है, जैविक घटक की उत्पत्ति हो जाती है। वही आप समझिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। तो जैविक घटक ये क्या है, कहाँ से आए, अंतरिक्ष से आए। और जबकि दूसरे तर्क यह है कि इनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर ही हुई। दो विचारधाराएं हैं इसमें पृथ्वी पर जीवन की, ये कैसे उत्पत्ति हुई। एक तो दूसरा क्या, जैविक घटक अंतरिक्ष से आए पृथ्वी पर। दूसरा क्या है कि पृथ्वी पर ही इसकी उत्पत्ति हुई। अब नेक्स्ट, आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर होने को अधिक मान्यता देते हैं, यानी कि पृथ्वी पर ही, यानी कि बहुत से मोस्टली जो साइंटिस्ट हैं वो पृथ्वी पर ही जीवन की उत्पत्ति को मान्यता देते हैं। पृथ्वी पर ही जो जीवन हुआ वो हुआ। इसके अनुसार जीवन की उत्पत्ति एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया से हुई, जिससे पहले जटिल जैव कार्बनिक अणु यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और उनका समूहन हुआ, यानी कि ग्रुप में हुए। पहले क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हुई और उनके क्या है, अणु बने, उनसे मॉलिक्यूल्स बने और इसका क्या है, समूह बन गया, ग्रुप बन गया। ऐसे हुई, जो क्या है, अपने जो प्रेजेंटली साइंटिस्ट हैं वो ऐसा बताते हैं। अब क्या नेक्स्ट क्या है, यह समूहन ऐसा था जो अपने आप को पुनः बनाने में सक्षम था, यानी कि वो दोबारा से भी बन सकते थे, और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सकता था। ये भी एक नई बात आ गई। इसमें क्या है, निर्जीव पदार्थ को, यानी कि जिसमें कि जीवन नहीं है, जो निर्जीव हैं उनको जीवित तत्व में परिवर्तित कर सकते, उसको जीवित कर सकते थे। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में हैं। अलग अलग जो चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, उसमें जीवाश्म जो पाए जाते हैं उसके रूप में 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्म संरचना आज की शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना से मिलती जुलती है। जो पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्म संरचना आज की जो शैवाल हैं, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना से मिलती जुलती हैं। यह कल्पना की जा सकती है कि सबसे पहले साधारण संरचना वाली शैवाल की उत्पत्ति हुई। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ, यानी कि पहले सरल संरचना वाली जो है शैवालों की उत्पत्ति हुई। शैवाल का मतलब समझते हैं आप लोग, जो पानी में देखा होगा, जो झील का पानी देखा होगा, झील का पानी लगातार चलते रहता, उसमें जो काई, जिसे काई भी कहते हैं, यानी कि ग्रीन सी घास बनी रहती है, पानी जहाँ से लगातार बहता रहता है, वो होती है शैवाल पुरानी, यानी कि नेचुरल, यानी जहाँ बिल्कुल नेचुरल पानी आ रहा हो, ज़मीन में से पानी निकाला, वहाँ झील में से, झरने में से,
वहाँ शैवाल होती हैं, वो शैवाल की बात हो रही है। शैवाल की उत्पत्ति यानी कि सरल संरचना वाली, साधारण संरचना वाली से उत्पत्ति हुई, यानी कि विकास लगभग 380 करोड़ साल पहले आरंभ हुआ। एक कोशीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक का विकास पृथ्वी पर हुआ। अब इसमें यह भी कह दिया, एक कोशीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक का विकास पृथ्वी पर हुआ। तो ये क्लास जो है डे 2 की थी, जिसमें हमने पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर जीवन कैसे हुआ, वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, जलमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई और स्थल मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हमने जाना और इसके बारे में हमने पढ़ा और बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझा डिटेल में। तो साथियों, ये आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की डे 2 की क्लास थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। डे 1 की अगर क्लास देखना चाहते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें डे 1 की क्लास देखिए, उसमें सोलर सिस्टम और पृथ्वी के बारे में बताया गया है, ग्रहों के बारे में बताया गया, उसको देख लीजिए। और नेक्स्ट जो क्लास होगी डे 3 की, वो नेक्स्ट डे कराई जाएगी। तो साथियों, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनके ज्योग्राफी के जो सब्जेक्ट हैं वो क्लियर हो सकें और ज्योग्राफी सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं वो बखूबी बहुत अच्छे से क्लियर करें, ताकि जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो अपने टॉपिक क्लियर होने की वजह से सटीक आंसर दे सकें। तो साथियों, आशा करता हूँ यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।